बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज एक हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेके आए हैं। इसमें हम जो केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चन हैं उसको करेंगे। टोटल 12 क्वेश्चंस इस वीडियो में होंगे और केस स्टडीज़ जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो केस स्टडीज़ के आते हैं। और ये जो 12 के 12 क्वेश्चन है ये सीबीएसई के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक है उसमें दिए गए हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं केस बेस्ड, और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं या इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जैसे है कि आपको रीड करना है फॉलोइंग पैसेज को और 4 आंसर्स देने हैं 1.1 से 1.5 तक। आपको पता है ये जो 4 मार्क्स का होता है जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें इसी तरह से दिया हुआ है। तो पहला अगर देखें, हम एक आपको पैसेज दिया है, उसके अकॉर्डिंग 4-5 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं। आप आंसर से पहले एक बार कोशिश करना, खुद अटैम्प्ट करो और उसके बाद आंसर्स से आप मैच कर लेना। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये सॉल्व पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहला जो कहा गया है कि मार्बल्स पॉपुलैरिटी बिगेन इन एंशिएंट रोम एंड ग्रीस वेयर वाइट एंड ऑफ वाइट मार्बल्स वर यूज टू कंस्ट्रक्ट वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम हैंड एंड स्कल्पचर टू मैसिव पिलर्स। तो एज सच इसका कोई 10th क्लास 6, 7, 8 में पैसेज से ही क्वेश्चंस आते हैं, बट इसमें काफ़ी कम क्वेश्चंस जो है वो ऊपर पैसेज से आते हैं। आपके डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि मार्बल से रिलेटेड एंशिएंट स्ट्रक्चर्स दिए हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें से किस में नहीं होगा? तो मार्बल में तो होता ही है, तो एक मार्बल के स्टैचू में होगा ही होगा। सी शेल्स ये इसके बने होते हैं, ये आपको पता है। अब एक बचता है आपका डोलोमाइट और एक है कैल्सिनाइट जिप्सम। उसके बाद जो जिप्सम है, जिप्सम आपको पता है क्या होता है? कैल्शियम। जिप्सम की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, और जब कैल्सिनेशन कर देते हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और डोलोमाइट जो है ये आपका कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों कार्बोनेट के सॉल्ट्स होते हैं। तो किस में नहीं है कैल्शियम कार्बोनेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्सिनाइट जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें कहा गया है कि अ स्टूडेंट एडेड 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन अ कंटेनर, सिक्योर्ड इट टाइटली एंड स्टार्ट to heat it. After some time an increase in pressure was observed. The pressure reading was then noted at the interval of 5 minutes and plotted against time. तो अब इसमें कहा गया है ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल डिड द मैक्सिमम डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन किया जाता है। आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब इसमें बस आपको बताना है कि किस टाइम इंटरवल में मैक्सिमम डिकम्पोजिशन होगा। तो जब मैक्सिमम गैस का प्रेशर होगा तभी मैक्सिमम डिकम्पोजिशन होगा। तो चेंज ही नहीं करेगा। प्रेशर देखो तो शुरू में ये 0.75, पहले 5 मिनट्स में लगभग ये 6 के आसपास है। अगर हम देखें पहले 5 मिनट्स में ये लगभग 0.6 के पास है। फिर उसके बाद ये 0 to 5 मिनट्स का है इंटरवल। फिर ये 5 to 10 मिनट्स का इंटरवल में अगर देखो तो इतना चेंज हुआ है 0.6 से तो यहाँ 0.4 का चेंजेस आया है, यहाँ 0.6 का चेंज आया है, और फिर इसके बाद तो लगभग स्टैग्नेंट हो गया है आपका 10 to 15 मिनट्स में। तो सबसे ज़्यादा चेंज अगर देखें तो 0 to 5 मिनट्स में आया है प्रेशर में, तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 to 5 मिनट्स। नेक्स्ट है गैस ए। जो ए गैस है जो obtained above is a reactant in very important biochemical process which occurs in the presence of sunlight. Identify the name of the process. तो इसमें जो गैस ऑब्टेन हुई है वो कौन सी ऑब्टेन हुई है गैस? अभी हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस में रोल प्ले करती है। तो आपको पता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में जब वाटर के साथ ये रिएक्ट करती है तो प्लांट के थ्रू, यहाँ सनलाइट और क्लोरोफिल होता है प्लांट में, तो उसके थ्रू ये क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट प्लांट,
और इसको कार्बोहाइड्रेट, और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन सा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है मार्बल स्टेचू आर कोरोडेड और स्टेन्ड व्हेन रिपीटेडली कम इन कांटेक्ट विद पॉल्यूटेड रेन वाटर, कि जो स्टेचूज है मार्बल के वो कोरोड हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, उसका मेन कारण क्या होता है? जैसे 1908 में ऐसा था, लेकिन 1969 में इतना कोरोड हो गया लगभग 60 साल के बाद। तो इसका क्या रीज़न है? तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, पॉल्यूटेड वाटर इज बेसिक इन नेचर हैंड इट्स रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, पॉल्यूटेड वाटर इज एसिडिक इन नेचर हैंड इट रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, एंड कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो पॉल्यूटेड वाटर इज़ एसिडिक इन नेचर, तो पॉल्यूटेड वाटर अगर हम देखें वो एसिडिक इन नेचर ज़्यादा होता है। तो एसिडिक इन नेचर है पॉल्यूटेड वाटर, और इसलिए ये रिएक्ट कर लेता है किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है इसको, दैट्स वाई ये कोरोड हो जाता है। आपका ग्रीन कलर का जो कोटिंग आ जाती है इसके ऊपर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी पहले अगर देखो तो आपका कॉपर और उसके ऊपर कॉपर की परत चढ़ी थी, और ये सल कार्बोनेट की परत के कारण वो भी ग्रीन हो गई थी। तो कोरोजन जो है इसके ऊपर कार्बोनेट्स की लेयर बनने के कारण, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड टू कैल्शियम, तो कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम में रिड्यूस किया जा सकता है। तो आपको पता है बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हम इसको रिड्यूस करें अगर इसको, तो कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब बाय हीटिंग विथ सोडियम मेटल विच कंपाउंड वुड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एवर प्रोसेस, तो अगर आप इसको देखो, इस पूरे को अगर आप करते हो, क्या कहा गया है, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या ये बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2O और प्लस कैल्शियम यहाँ पे अलग हो जाएगा, क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है। अब अगर यहाँ ध्यान से देखें हम, आपको बताना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हुआ है, इसका हुआ है रिडक्शन, ठीक है, और Na का हुआ है ऑक्सीडेशन। अब जिसका ऑक्सीडेशन, Na का ऑक्सीडेशन हुआ है किसके प्रेजेंस के कारण, कैल्शियम ऑक्साइड के कारण, तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और Na क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको यहाँ पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट थे। अगला देखते हैं, ये अब इसमें कहा गया है रिएक्शन बिटवीन MnO2 एंड HCl इज डिपिक्टेड एज in the diagram, following diagram it was observed that the gas with bleaching abilities was released। तो आपको पता है ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम MnO2 को रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ, तब क्या बन जाता है हमारा, ये हो जाता है आपका MnCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O, और साथ में क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्ज़ाम में आपका आता ही आता है, 100% इसका एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब इसमें पूछा गया है, एक क्वेश्चन है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन MnO2 एंड HCl इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किस तरह का एक एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, रिडॉक्स या डिकम्पोजिशन। तो ये बेस्ट रिएक्शन है किसका, रिडॉक्स का। अगर आप यहाँ देखो तो Mn का क्या हो गया है, इसका हो गया है रिडक्शन, और HCl का क्या हो गया है, इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। तो ये रिडक्शन का आपका रिडॉक्स रिएक्शन ज़्यादा बेटर है इसका आंसर। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ व्हाट टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। तो अब किसके साथ अगर हम क्लोरीन गैस का रिएक्ट कराएं, तो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं या ड्राई CO के साथ, कंसनट्रेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट तो नहीं करेंगे, तो ये तो हमारा कट गया, ना ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अब जो ऑप्शन है हमारा, तो
सॉल्यूशन ऑफ COH2 और ड्राई COH2। तो इन दोनों में सही आंसर है ड्राई COH2। तो ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम क्लोरीन का रिएक्ट कराते हैं तो एक पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। सॉल्यूशन में पाउडर फॉर्म में लाना थोड़ा सा मुश्किल है, दैट्स वाई इसका सही आंसर हो जाएगा ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड वेयर HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो अगर हम रिएक्शन देखें तो क्या था हमारा रिएक्शन, MnO2 प्लस HCl और इससे आपका बनता है MnCl2 प्लस में Cl2 और प्लस आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर। अब अगर देखें तो MnO2 का क्या हुआ है, यहाँ हुआ है रिडक्शन, और HCl का क्या हुआ है, तो यहाँ पे इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बस आपसे क्या पूछा हुआ है, MnO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये गलत हो जाएगा। MnO2 एंड HCl बोथ आर गेटिंग रिड्यूस, तो ये भी गलत है। MnO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, लेकिन HCl का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये गलत हो गया आपका। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, और फिर ये BCD अगर आप देखो तो सही आंसर हमारा यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। MnO2 का रिडक्शन हुआ है, HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है। ये तीन ही ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको। तो अगर फोर्थ ऑप्शन ये है तो आंसर यही है कि MnO2 का रिडक्शन एंड HCl का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है इन द अबव डिस्कस्ड रिएक्शन व्हाट इज द नेचर ऑफ MnO2। तो MnO2 कैसा ऑक्साइड होता है, तो आपको पता है ये मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड होता है। अच्छा, मेटल ऑक्साइड्स में दो ऑक्साइड्स का आपको याद रखना है जो एम्फोटेरिक होता है, एक होता है आपका जिंक ऑक्साइड और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये दो आप ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। इसके अलावा जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ वी टेक ड्राई HCl गैस इंस्टेड ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो रिएक्शन विल अकर फास्टर, रिएक्शन विल नॉट अकर, रिएक्शन विल बी स्लो, और रिएक्शन रेट विल बी सेम। तो ड्राई HCl होगा तो वो MnO2 के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दैट रिएक्शन विल नॉट अकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी वही है, आपके 3.1 to 3.5 में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो ये ऑटोमोबाइल केमिस्ट्री से रिलेटेड एक आपका पैसेज है, अगर आप इसको पढ़ते हो तो ये आपको फॉरेन इंटरनल कंबशन के बारे में दिया है कि इंजन टू मूव अ व्हीकल डाउन द रोड इट मस्ट कन्वर्ट द एनर्जी स्टोर्ड इनटू फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू ड्राइव द व्हीकल्स। In your car, the distributor and battery provide this static energy by creating electrical sparks which help in combustion of fuels like gasoline. And below is the reaction depicting complete combustion of gasoline. तो ये गैसोलीन है आपका, इसका कंबशन दिखाया गया है एयर के प्रेजेंस में, और यहाँ पे क्या बनेगा वो आपको बताना है। यहाँ पे आपका प्लस दिया हुआ है, उस प्लस में ये आपका हीट बनता है। तो अगर आप देखो ये क्या है, C8H18 ये आपका एल्केन है, और जब हम जो ये हाइड्रोकार्बन है इसका जब कंबशन करते हैं तो क्या बनता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस में वाटर बनेगा, प्लस में आपका हीट एनर्जी निकलता है। बस बैलेंस करना है इसको, वो हम बैलेंस कर लेंगे। पहले देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन मेंशन्ड इन द अबव केस। तो एक्स और वाई जो है यहाँ पे क्या बनेगा, तो एक्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाई आपका वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फ्यूल। तो किस तरह का रिएक्शन होगा, तो इसमें से हीट ज़रूर निकलेगा, तो वो कैसा रिएक्शन है, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक तो है ही, साथ के साथ कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। तो कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे आपका ये तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो ये एक तरह से यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसको आप लिख सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर सिमिलर टू द कंबशन ऑफ फ्यूल।
तो सिमिलर टू द कंबशन ऑफ फ्यूल कौन सा है, इवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के बेस पे। तो जब भी एग्जाम्पल अगर आपको देना हो, फोटोसिंथेसिस प्लांट, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन या डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, तो इसमें आपको कहा गया है इवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के बेस पे। जब कंबशन ऑफ फ्यूल करते हैं तो क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। तो इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी किस में होता है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी में। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर में क्या होता है आपका, डिकम्पोजिशन में हमने पढ़ा है, जब डिकम्पोजिशन होता है तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इस वजह से ये भी एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ जो कंबशन ऑफ फ्यूल के जैसा है। तो बी और सी दोनों उस तरह का रिएक्शन है। लेकिन फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन तो हम हीट सप्लाई करते हैं, इसमें भी हम हीट सप्लाई करते हैं। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी पे। लेकिन कंबशन ऑफ फ्यूल में क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। तो इवोल्यूशन किस किस में हो रहा है, रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन। तो बी और सी, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, सेकेंड एंड थर्ड। ये सेकेंड एंड थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टूडेंट वाइल वॉकिंग ऑन अ रोड ऑब्जर्व दैट अ क्लाउड ऑफ ब्लैक स्मोक belched आउट फ्रॉम अ एग्जॉस्ट स्टैक ऑफ मूविंग ट्रक्स ऑन द रोड्स, चूज द करेक्ट रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक स्मोक। तो ब्लैक स्मोक कब आता है आपको पता है, जब भी हाइड्रोकार्बन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में अगर उसको बर्न किया जाए या सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रॉपर ना हो, अगर लिमिटेड सप्लाई हो ऑफ ऑक्सीजन की, तो ब्लैक स्मोक आता है। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लीड्स टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, रिच सप्लाई लिमिटेड सप्लाई लीड टू कंप्लीट कंबशन। तो ये गलत है, रिच सप्लाई तो है ही नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लीड्स टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, और इसीलिए उसमें से ब्लैक स्मोक एग्जॉस्ट आउट होता है। अगला है, ऑल्दो नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर इट डज नॉट टेक पार्ट इन कंबशन, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन। तो नाइट्रोजन क्या है, इट इज़ इनर्ट गैस, क्योंकि बहुत ही लेस रिएक्टिव गैस होता है ये, क्योंकि इसमें एन ट्रिपल बॉन्ड एन में बॉन्डेड होता है और ट्रिपल बॉन्ड एन को तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए ना के बराबर रिएक्ट होता है। तो वेरी लेस रिएक्टिव और इनर्ट गैस आप कह सकते हो। और नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें है कि फ्रॉदिंग इन यमुना, ये हम अपने आसपास देखते भी हैं, छठ पूजा के आसपास आप यमुना में फ्रॉदिंग देखते हो, ये उसी का पिक्चर भी लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो प्राइमरी रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक फॉर्म इज़ हाई फॉस्फेट कंटेंट इन द वेस्ट वाटर, बिकॉज द डिटर्जेंट्स जो हम यूज़ करते हैं दैट इन डाइंग इंडस्ट्रीज़, धोबी घाट और हाउस होल्ड्स में, उसमें हाई कंटेंट होता है फॉस्फेट का, और इस वजह से यमुना पॉल्यूशन लेवल इज सो बैड दैट पार्ट ऑफ इट हैज़ बीन लेबल्ड एज डेड। कुछ पार्ट जो है उसको डेड भी डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है एक्वेटिक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में काफ़ी रिलेवेंट है उससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो उसको देखिए ज़रा। तो इसमें कहा गया, प्रेडिक्ट द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर ऑफ रिवर यमुना if the region for froth is high content of detergents dissolved in it। तो अब अगर हाई कंटेंट ऑफ डिटर्जेंट होगा, डिटर्जेंट का पीएच क्या होता है आपका, ग्रेटर देन 7। तो अगर ग्रेटर देन 7 होगा तो उस वाटर का भी पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 to 11। नेक्स्ट है 4.2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द वाटर विथ डिटर्जेंट्स डिजॉल्व इन इट। तो जो वाटर के अंदर लो कंसंट्रेशन ऑफ OH एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, ये गलत होगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो ये इसके अलावा हाई कंसंट्रेशन ऑफ दिस नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कि OH का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि बेस में जो आपका है OH कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और H3O+ का कंसंट्रेशन कम होगा, इसीलिए वो बेसिक ज़्यादा है। नेक्स्ट है, अब ये टेबल आपको गिवन है PQRS के, आपको पीएच वैल्यू दी है 2, 9, 5, 11। आपको करेक्टली रिप्रेजेंट करना है कि द सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। आपको पता है कि पीएच जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन के। तो अगर जितना पीएच ज़्यादा होगा उतना ही हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। तो
अगर आपको हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन का ऑर्डर बताना है तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर। सबसे कम होगा 11, फिर 5, फिर 9 और फिर सबसे ज़्यादा होगा 2 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा SRQP। लेकिन आपको इंक्रीजिंग बताना है तो S, फिर उसके बाद R और Q और P। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, Q पहले आएगा, 11, 11 के बाद 9, 9 के बाद 5, 5 के बाद 2, तो SQ फिर R और P। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, अच्छा ऐसे क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान में रखना, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है और आपको पूछा है इंक्रीजिंग में, तो ये दोनों तो वैसे ही काट दो, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो आप ऑप्शन से देख के भी ये मार्क कर सकते थे, ये आंसर है। नेक्स्ट है, हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फेट आयन इन रिवर यमुना में लीड्स टू। तो हाई कंटेंट होगा तो क्या होगा, अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन एक जगह ज़ीरो लेवल हो गया है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ करेगा। अगर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले देखो डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इंक्रीज वाले का तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का लेवल अगर डिक्रीज़ करेगा तो वहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड डिक्रीज ग्रोथ ऑफ एल्गे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि एल्गी को भी ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अगर ऑक्सीजन लेवल ही डिक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पे एल्गी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ द सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग डिटर्जेंट्स इज प्रोवाइडेड टू यू, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल यू अडॉप्ट टू न्यूट्रलाइज इट। अगर वाटर जिसमें डिटर्जेंट्स है अगर वो प्रोवाइड किया जाए तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, तो इसमें पता है आपको बेस होता है तो हम एसिड मिला सकते हैं, लेकिन ऐसे एसिड जो हमारे ज़्यादा हाईली एसिडिक ना हो तो उसको हम किस में मिला सकते हैं। बेकिंग सोडा तो आपका बेस है, ये नहीं कर सकते, ये ऑप्शन कट गया आपका। कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, अच्छा कॉस्टिक सोडा भी आपका NaOH होता है, ये भी बेस है, वॉशिंग सोडा भी बेस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रीटिंग द वाटर विथ विनेगर, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक बायोगैस प्लांट दिया हुआ है जहाँ पर बायोगैस फॉर्मेशन इस तरीके से हो रही है। आपको बताना है इन विच पार्ट यू वुड फाइंड एनाएरोबिक बैक्टीरिया। एनाएरोबिक बैक्टीरिया कहाँ पर होगा, तो अगर हम देखें यहाँ से आपका ये डाला जा रहा है जो गोबर है, गोबर, और फिर ये यहाँ पे आता है, और बैक्टीरिया एनारोबिक कहाँ होंगे, यहाँ पर जहाँ के पूरी तरह सील्ड चैम्बर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट फॉर बायोगैस। बायोगैस के लिए क्या करेक्ट नहीं है, इट इज़ कार्बन न्यूट्रल, इट इज़ नॉन रिन्यूएबल, इट डिपेंड्स ऑन माइक्रोऑर्गेनिज्म, इट इज हाईली रिच इन मैन्योर। तो ये रिच इन मैन्योर ये सही है, डिपेंड्स ऑन माइक्रोऑर्गेनिज्म सही है, कार्बन न्यूट्रल ये भी सही है, नॉन रिन्यूएबल ये आपका गलत है। तो इट इज़ नॉन रिन्यूएबल आपका गलत हो जाएगा, सही आंसर है इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द स्टेप ऑफ एनारोबिक डाइजेशन। तो एनारोबिक डाइजेशन में क्या है, इसमें आपका वेस्ट वाटर फीड, डाइजेस्टर, बायोगैस, बायोगैस स्टोरेज और जनरेटर, या वेस्ट वाटर फीड, बायोगैस स्टोरेज, जनरेटर, बायोगैस। तो ऐसे इसका सही आंसर मैं बताया था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आप वेस्ट वाटर को फीड करोगे, वो जाएगा डाइजेस्टर में, वहाँ बायोगैस प्रोडक्शन होगा, फिर बायोगैस का स्टोरेज, और फिर जनरेट किया जाएगा जो आपका बायोगैस प्लांट के थ्रू, या जनरेटर इससे चलाया जाएगा। तो ये सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, बायोगैस इज़ अ बेटर फ्यूल देन एनिमल डंग केक, वाई या बिकॉज। तो बायोगैस क्यों है बेटर फ्यूल, तो एक तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये भी हमने पढ़ा था, तो ये सही आंसर है। उसके बाद एनिमल डंग केक्स हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, बायोगैस हैज़ हाई हीटिंग कैपेसिटी, बायोगैस बर्न्स विदाउट स्मोक। तो ये भी जो है ये विदाउट स्मोक बर्न होता है, ये भी सही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी, और बायोगैस हैज़ हाई हीटिंग कैपेसिटी ये भी सही आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी जिसमें है वो हमारा सही आंसर होना चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड ये दोनों मिला के आपका ऑप्शन होगा, अगर ऐसा नहीं दिया है तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए और थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड ये आपका एक ऑप्शन होना चाहिए, उसी में से आएगा ये। तो सिर्फ ए ओनली नहीं, ए सी और डी तीनों इसके सही आंसर होंगे। नेक्स्ट है, बायोगैस इज़ फॉर्म्ड इन द
प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड एब्सेंस ऑफ वाटर, तो प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एब्सेंस ऑफ एयर, तो इसका सही आंसर है एब्सेंस ऑफ एयर में होता है। तो यही एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अब 6th क्वेश्चन है आपका। इसमें फूड चेन के बारे में गिवन है कि फूड चेन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़। और इसमें आपको दिया हुआ है ये हर्बीवोर्स, जो यहाँ प्लांट्स हैं आपके, प्लांट्स को खाते हैं, और फिर हर्बीवोर्स, फिर प्राइमरी कार्निवोरस दिए हैं और सेकेंडरी कार्निवोरस, और ये फूड वेब आपको रिप्रेजेंट किया गया है। अब क्वेश्चन है कि इफ़ 10,000 जूल ऑफ सोलर एनर्जी फॉल्स ऑन ग्रीन प्लांट in a terrestrial ecosystem, what percentage of solar energy will be converted into food energy? तो अब इसमें आपको पता है प्लांट्स से जो फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, प्लांट टोटल सन का कितना 1% एनर्जी ही फूड में कन्वर्ट करवा पाता है, और फिर उसके बाद इस 1% का हर एक सक्सेसिव में 10% जाता है। ये 10% लॉ कहता है कि जो सन है, सन का 1% प्लांट में, और फिर प्लांट से 10% सक्सेसिव लेवल पे जाता है। तो हमको कहा गया है कि 10,000 सोलर एनर्जी है, 10,000 जूल, तो इसका 1% प्लांट जो है वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो 1% कितना हो जाएगा, 2 0 काट दो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 जूल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर पूछा जाता है फर्स्ट जो हेर्बीवोरस है वो कितने लेंगे, तो अब वो इस 100 जूल का 10% लेंगे, और वो कितना हो जाएगा, 100 जूल का 10% 10 हो जाता। फिर प्राइमरी कार्निवोरस, फिर इस 10 का 10% तो वो 1 हो जाएगा, और इसके बाद सेकेंडरी कार्निवोरस आएंगे तो वो 0.1 जूल। तो इस तरीके से चलता रहेगा, इसी को हम 10% लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है, इफ रवि इज कंज्यूमिंग कर्ड और योगर्ट फॉर लंच, विच ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन ही शुड बी कंसिडर्ड एज ऑक्यूपाइंग। तो अब वो क्या कर रहा है, कर्ड या योगर्ट लंच के लिए यूज़ कर रहा है, तो कौन से ट्रॉफिक लेवल पे होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कर्ड या योगर्ट जो है वो उसका मेन कंपोनेंट क्या है, आपका मिल्क, और मिल्क जो प्रोड्यूस होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है, आपके काव से, और काव जो है उसको अपना फूड कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है आपको प्लांट से। तो प्लांट जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हो गए, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे हो गया काव, और काव पे जो डिपेंडेंट है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि जो इसको खाएं, जो इस पर डिपेंडेंट हो उस पर भी हम कहते हैं, जैसे मिल्क के लिए आप काओ या बेफेलो इन्हीं पे डिपेंडेंट होंगे, तो जो डिपेंडेंट होगा सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आएगा। बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि जो इनको अपना फूड में शामिल करते हैं, जो इनको खाते हैं, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ खाने वाली बात नहीं है, इसमें जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो मीट के लिए हो, चाहे मिल्क के लिए हो, या और भी अदर प्रोडक्ट्स के लिए डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर इस पर डिपेंडेंट है तो वो आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाता है, तो ये ध्यान रखना आप। मिल्क भी आ सकता है, मिल्क के लिए आप काव पे डिपेंडेंट हो, काव प्लांट पे डिपेंडेंट है, तो प्लांट फर्स्ट, काव सेकंड, और आप थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे हो जाओगे। नेक्स्ट है, द डिकम्पोजर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द फूड चेन, द करेक्ट रीज़न फॉर द सेम इज। तो डिकम्पोजर्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता है, बिकॉज दे एक्ट एट एवरी ट्रॉफिक लेवल, दे डू नॉट ब्रेक ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। दे कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, रिलीज एंजाइम्स आउटसाइड देयर बॉडी टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर टू इनऑर्गेनिक फॉर्म, तो ये भी गलत है। वैसे इसका सबसे सही आंसर है कि दे एक्ट एट ट्रॉफिक लेवल, एवरी ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन, कि वो प्लांट अगर डेड हो जाए उसको भी डिकम्पोज कर देता है, अगर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे कोई हर्बीवोरस है उसको भी डिकम्पोज कर देता है, और हर एक लेवल पे वो डिकम्पोजिशन का काम करता ही है। तो दैट्स वाई इसमें ये फूड चेन में जो है इट रिलीजेज एंजाइम और कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, ये ज़्यादा सही ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ए ना होकर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी या ए होगा। तो अगर अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखें हम कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो फूड चेन से रिलेटेड है, तो ए ही ऑप्शन हम रखते हैं, तो इसका सही आंसर ए ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मैटर एंड एनर्जी आर टू फंडामेंटल इनपुट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, कि मैटर और एनर्जी दो इम्पॉर्टेंट इनपुट्स हैं मूवमेंट ऑफ
अब आपको बताना है किसका यूनी डायरेक्शनल है। तो एनर्जी जो है वो बाई डायरेक्शनल है, रिपीटेडली सर्कुलेशन यूनी डायरेक्शनल, और एनर्जी मल्टी डायरेक्शनल। तो आपको पता है एनर्जी जो है वो यूनी डायरेक्शनल है और मैटर जो है वो रिपीटेडली सर्कुलेटिंग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। डिक्रीज इन एनर्जी, तो यही आंसर है। डिक्रीज इन एनर्जी अगर हायर ट्रॉफिक लेवल पे जैसे जैसे जाता है, और वो इस वजह से ट्रॉफिक लेवल्स जो है जितना अपर लेवल जाता जाएगा उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो कम होते जाएंगे, और इसीलिए मैक्सिमम 1 से लेके 4 ट्रॉफिक लेवल तक ही होता है, क्योंकि जो 5th ट्रॉफिक लेवल पे है एनर्जी का अवेलेबिलिटी काफ़ी लो हो जाती है 10% लॉ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन। ये भी एक तरह का आपको फूड वेब दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि द मसल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। अब ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को मसल ने खाया, और मसल्स को क्रैब ने, क्रैब को डॉग फिश ने। ये आपका एक सी में दिया हुआ है आपका, ठीक है, यह एक्वेटिक इकोसिस्टम का फूड वेब है। तो जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स किसको खाएंगे? जो प्लांट्स हैं उनको, जो आपके जू प्लैंक्टॉन्स हैं उनको, और जू प्लैंक्टॉन्स सॉरी फाइटो प्लैंक्टॉन्स को जू प्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन्स को मसल्स। तो अगर कहें तो ये प्रोड्यूसर्स होंगे, ये प्राइमरी, और ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। तो इसका सही आंसर हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट है विच ट्रॉफिक लेवल इज इनकरेक्टली डिफाइंड। इनकरेक्टली डिफाइंड है कार्निवोरस, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, माइक्रोबियल हेटरोट्रॉप्स, हर्बीवोरस, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ओमनीवोरस, मोल्ड, ईस्ट, मशरूम्स। ये सारे क्या हैं? ओमनीवोरस। तो ये सारे जो हैं ये क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट अब इसमें कहा गया है द फिगर रिप्रेजेंट्स बेस्ट। तो ग्रासलैंड, पैरासिटिक, फॉरेस्ट, एक्वेटिक। तो ये इसमें ये ट्रीज़ को इसने खाया, ग्रास ऊपर ने, फिर फ्रॉग को और स्नेक ने। तो ये कैसा है? ग्रासलैंड का फूड चेन है। तो इसका सही आंसर है ग्रासलैंड। नेक्स्ट अब है वाई डू ऑल द फूड चेन स्टार्ट विथ प्लांट? बिकॉज प्लांट आर, तो ये सही है, प्लांट कैन produce its own energy, plant do not require energy, plant are nutritious, plant are easily grown। तो आपको पता है प्लांट जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, तो उससे ही हमें एनर्जी मिलती है। दैट्स वाई इसका आंसर ये हो जाएगा। हालांकि ये सन से एनर्जी लेता है और उसको फिक्स करता है, सन का 1% प्लांट, और फिर सक्सेसिव लेवल पे 10%। नेक्स्ट है इन द गिवन फूड वेब द 2 ऑर्गेनिज्म आर कंपीटिंग फॉर फूड। कौन ऐसा है जो compete कर रहे हैं फूड के लिए? अब ए, तो अगर आप देखो ए से तो स्टार्ट ही हो रहा है, तो ए तो होगा नहीं, तो ए ऑप्शन यहाँ हटा दो, यहाँ हटा दो। अब बचा ये 2 ऑप्शन। अब इसमें देखो आप बी और सी, ये दोनों एक जो है ए पे डिपेंड कर रहे हैं, फिर डी जो है वो भी ए पे डिपेंड कर रहा है। तो सी, डी और बी ये तीनों क्या कर रहे हैं? compete कर रहे हैं। तो डी और एफ गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी एंड डी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड डी। अब ये 8th क्वेश्चन है, इसमें ये डायग्राम आपको देखना है और क्वेश्चंस का आंसर देना है। ये आपके जो 5R है, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल और रॉट, उससे रिलेटेड है कि रिफ्यूज़ में व्हाट यू डू नॉट नीड, उसको रिफ्यूज़ कर दो आप। रिड्यूस कर दो, जिसको नीड है आपके नीड को कम से कम करो। यूज़ करो, जो आपने कंज्यूम कर लिया उसको यूज़ करो। और रिसाइकल करो, अगर आप उसको ना रिफ्यूज़ कर सकते हो, ना रिड्यूस कर सकते हो, ना रीयूज़ कर सकते हो, तो रिसाइकल करो। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो उसको रॉट मतलब कंपोस्ट में डाल दो, ताकि वो पॉल्यूशन क्रिएट ना करे। तो ये 5 R's जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में आते हैं आपके। अब अगर इसमें हम देखें, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी करेक्टली मैच्ड है? रिफ्यूज़, चूज प्रोडक्ट्स दैट यूज़ लेस पैकेजिंग, रिड्यूस, गिव अनवांटेड टॉयज एंड बुक्स टू हॉस्पिटल्स और स्कूल्स, रीयूज़, नॉट यूजिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक, और रीपर्पस, मेकिंग फ्लावर्स पॉट फ्रॉम यूज्ड प्लास्टिक बॉटल्स।
तो रीपर्पस या रीयूज जिसे हम इसमें आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, जिसका हम फ्लावर पॉट्स जो है, जो प्लास्टिक बॉटल्स है उससे फ्लावर पॉट्स बना लें। ये सही ऑप्शन है हमारा। अगला है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज़ अ गुड practice but recycled paper should not be used as food packaging. Why? Because recycled papers may release color or dyes on food items. Recycled papers are non-absorbent, can cause infections due to release of methane, और recycled papers are costly. तो जो रिसाइकल्ड पेपर्स हैं वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रिसाइकल्ड पेपर्स कैन कॉज इन्फेक्शन ड्यू टू रिलीज ऑफ मीथेन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। इसमें आपको ऑब्जर्व करना है टेबल और करेक्ट स्टेटमेंट बताना है किसमें दिया गया है आपका वेट वेस्ट, मतलब जो आपके गीला कचरा, ये सूखा कचरा या हैजार्डस वेस्ट जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कुक्ड फूड, वेजिटेबल पील्स, यूज्ड बल्ब्स, फ्लोरेसेंट लैम्प्स और प्लास्टिक कैरी बैग्स, बॉटल, न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड, एक्सपायर्ड मेडिसिन, रेजर्स, पेंट कैंस, इंसेक्ट रिपेलेंट्स, क्लीनिंग सॉल्यूशंस, कॉफ़ी टी पाउडर, गार्डन वेस्ट, कॉफ़ी टी पाउडर, गार्डन वेस्ट, ओल्ड क्रॉकरी, फ्राइंग पैन्स, अनकुक्ड फूड, लीव्स, टी लीव्स। तो वेट वेस्ट में आपका कौन सा आएगा? ये आएगा जिसमें लेफ़्ट ओवर फूड बच गया, वेजिटेबल पील्स, तो ये इसमें कॉफ़ी और टी पाउडर और गार्डन वेस्ट ये आ जाएगा आपका ड्राई वेस्ट में। अब गार्डन जो है, लेकिन ये हैजार्डस में नहीं आएगा आपका, हैजार्डस में होता है आपके मेडिसिन, एक्सपायर्ड, रेजर्स, पेंट्स के कैंस, तो इसका सही आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट अ पॉइंट ऑफ जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि वेस्ट जो है उसको अलग अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ वो जनरेट हो रहा है, जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा को अलग अलग करना। तो सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट गिविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन। लेस वेस्ट गोज टू लैंडफिल्स, ये बिल्कुल सही है। बेटर फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ये भी सही है। हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेस्ट, रिजल्ट इन डिटोरिएशन ऑफ वेस्ट पिकर्स हेल्थ, तो ये तीन ऑप्शंस सही होनी चाहिए हमारे। अब इसमें ये तो गलत होगा। अब आपसे पूछा गया है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1 and 4, तो चूँकि ये तीन ऑप्शंस हो सकते थे, बट अगर देखो दो जो बिल्कुल सही है वो ये दोनों हो जाएंगे, हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेस्ट और बेटर फॉर पब्लिक हेल्थ। ये भी वैसे सही ऑप्शन होना चाहिए, तो 1, 2 and 3 होना चाहिए, बट अगर नहीं दिया है तो 2nd and 3rd, और अगर आप बी और सी दोनों ऑप्शंस इसको ले सकते हो आप, 1, 3rd और 2nd, 3rd। नेक्स्ट है व्हेन रिसाइकलिंग अ प्लास्टिक वाटर बॉटल व्हाट शुड यू डू विद द कैप। जो प्लास्टिक वाटर बॉटल है उसके कैप के साथ क्या करना है आपको? तो द कैप गोज इनटू गार्बेज एंड बॉटल गोज इनटू रिसाइकलिंग बिन। स्क्रू द कैप back to the bottle and put the bottle and cap in a recycling bin. Screw the cap back on the bottle, then put the bottle cap in garbage bin और recycle the cap separately। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है वो है द कैप गोज इनटू द गार्बेज कैन एंड बॉटल्स गोज इनटू रिसाइकलिंग बिन, कि बॉटल जो है वो रिसाइकलिंग बिन में आपको डाल देना है और जो कैप है वो गार्बेज कैन में। नेक्स्ट है आपका 9th नंबर क्वेश्चन। ये आपको दिया गया है कुछ एक पैसेज है, फटाफट देख लेते हैं। तो ये विलेज है करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, एल्डर ब्रदर TC इंडस्ट्रीज स्टील प्लांट एंसेस्टर दिस अलॉन्ग विद गौशाला दैट 1200 cows and no longer producing milk. The cow shelter was manageable but running the steel plant was turning out to be expensive because they spent whopping 5 lakh every month on electricity. The brothers stuck upon an idea, why not run factory with the biogas produced from cow dung from the shelter and other goshala along with bio and agri waste sewage from farm waste as extra let आदित्य नमित टू स्टार्ट अमृत फर्टिलाइजर बायोगैस प्रोजेक्ट इन 2014 विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट। तो ये बायोगैस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अब अगर देखें तो बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ, तो बायोगैस में सबसे मेन होता है आपका मीथेन। तो सबसे पहले देखो मीथेन किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का मेन ये गैस होता है आपका। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल यूज्ड इन बायोगैस, तो आपका काउ डंग, क्रॉप रेसिड्यू, फूड वेस्ट, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है द करेक्ट लेबलिंग इन द बायोगैस प्लांट, जो आपका लेबलिंग दिया हुआ है इसमें ए बी सी और डी, और यहाँ से आपको ये गैस मिलता है। तो ए जो है वो आपका क्या होता है, वो स्लरी, बी आपका होता है डाइजेस्टर, यहाँ डाइजेस्ट होता है। सी की अगर आप बात करो यहाँ से हम मैन्योर निकाल लेते हैं, और डी जो है आपका वो आता है गैस टैंक, और यहाँ से फिर हम गैस निकाल लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आपका स्लरी, बी डाइजेस्टर, सी मैन्योर, डी गैस टैंक। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बायोगैस इज़ बेटर फ्यूल देन एनिमल डंग केक बिकॉज, अभी हमने ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया भी था कि बायोगैस बेटर फ्यूल क्यों है, क्योंकि बायोगैस का हाई हीटिंग कैपेसिटी है और विदाउट स्मोक ये बर्न होता है। तो ये दोनों आंसर है थर्ड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बायोगैस इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एब्सेंस ऑफ एयर। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, तो लेकिन हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब 10th क्वेश्चन भी आपका फूड वेब और फूड चेन से रिलेटेड है, जिसमें आपको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉप्स, ये सोलर एनर्जी के बारे में गिवन है। फिर और ये क्रिएट कॉम्प्लेक्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसके बाद हायर ट्रॉफिक लेवल कैन नॉट सो कंज्यूम, इस तरह से आपको ये गिवन है। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, मोस्ट लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट इफ सन डिसअपियर्ड, और उसके बाद there are some form of life chemotroph, they appear to gain all metabolic energy from chemosynthesis driven by hypothermal vents, thus showing that some life may not require solar energy to thrive। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आप देखें, ये क्वेश्चन तो वैसे हमने किया हुआ है, वैसे आया भी था ये क्वेश्चन कि 10,000 जूल अगर सोलर एनर्जी फॉल होगा ग्रीन प्लांट पे तो कितना परसेंटेज कन्वर्ट होगा फूड एनर्जी में, तो इसका 10%। 10% कितना होगा 10,000 का, 100 जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका 1% प्लांट जो है वो 1% करता है, और उसके बाद सक्सेसिव लेवल पे 10%, तो इसका 1% 100 जूल। नेक्स्ट है मिस्टर एक्स इज ईटिंग यू फॉर दिस फूड चेन शुड बी कंसिडर्ड। तो ये हमने अभी पढ़ा ही था, ये होना चाहिए आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे। ये क्वेश्चन किया हुआ हमने। द डिकम्पोजर्स डड नॉट इंक्लूड इन फूड चेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दे एक्ट एट एवरी ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। मैटर एंड एनर्जी आर टू फंडामेंटल इनपुट्स, तो मेटल इज यूनिडायरेक्शन, एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, मैटर इज रिपीटेडली सर्कुलेटिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स तो द ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन, तो इसका ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन जो है वो लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड या डिक्रीज इन एनर्जी, तो सही आंसर है डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल। 11th क्वेश्चन आपका ये भी बायोगैस बायोस्फीयर से रिलेटेड है, जिसमें आपका बायोस्फीयर के बारे में कहा गया इट इज़ अ ग्लोबल इकोसिस्टम कंपोज्ड ऑफ लिविंग एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स, जिसमें आपको बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स से रिलेटेड दिया हुआ है। अगर हम देखें इसमें कहा गया विच ट्रॉफिक लेवल इज़ इनकरेक्टली डिफाइंड, तो ओमनीवोर्स जो है ये सही आंसर है, जो हमने पढ़ा हुआ है। मोल्ड, ईस्ट और मशरूम ये ओमनीवोर्स नहीं होते, ये होते हैं सेप्रोट्रॉप्स। फिर है डायग्राम जो यहाँ गिवन है आपका, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें मसल्स जो है, मसल्स कौन से उसमें आएंगे, तो ये आपका प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट्स के बाद एनिमल्स, एनिमल्स को मसल्स, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो और ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएगा, तो सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट है एनिमल बेस्ट, ये ग्रासलैंड फूड चेन इसका सही आंसर है। उसके बाद है कि कंसर्निंग फूड चेन द रिमूवल ऑफ 80% टाइगर फ्रॉम द एरिया रिजल्टेड इन ग्रेटली इंक्रीज ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर्स रिजल्ट इन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस, द लेंथ ऑफ फूड चेन इज जनरली लिमिटेड टू 3-4 ड्यू टू एनर्जी लॉस एट सक्सेसिव लेवल, एंड द लेंथ ऑफ फूड चेन में वेरी फ्रॉम 2 to 8 ट्रॉफिक लेवल। तो इसमें आपको कहा गया है कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये तो बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। फिर है रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर्स रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस, तो क्या हर्बीवोरस का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले थर्ड देखो कि करेक्ट थर्ड किस किस में है, तो ये नहीं है, ये नहीं है। अब बचता है आपका ये और ये। फोर्थ अगर आप देखो, फोर्थ आपका बिल्कुल गलत है, तो फोर्थ नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर है, तो सेकंड एंड थर्ड सही आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट इंक्लूडेड इन इकोलॉजिकल फूड चेन, कार्निवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, और प्रीडेटर्स जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये भी होता है, तो इसका सेप्रोट्रॉप, ये सेप्रोफाइट्स नहीं होते।
नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन, और ये लास्ट है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये अभी हमने किया ही था, जो आपके 5R हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, जिसमें रिफ्यूज़, रीयूज़, रीपर्पस। इसमें कहा गया है करेक्ट एग्जाम्पल, तो रीपर्पस ही सही एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। फिर है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज़ गुड प्रैक्टिस बट रिसाइकल्ड पेपर शुड नॉट बी यूज। ये अभी हमने पढ़ा कि रिसाइकल्ड पेपर कैन कॉज इन्फेक्शन, ये वही सेम क्वेश्चन आ गया है, तो इसका ये एक्सपायर्ड मेडिसिन ये वाला आंसर है। और इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट पॉइंट ऑफ सेग्रीगेशन इज जनरेशन इज इंपॉर्टेंट, बेटर फॉर पब्लिक हेल्थ, हेल्प इन रिड्यूसिंग सेकेंड थर्ड, तो ये सही आंसर हो जाएगा। फिर ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि इस ग्राफ में जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, डंप और ट्रीट हो रहा है, वो परसेंटेज में दिया हुआ है। द रीज़न ऑफ लो सक्सेस रेट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? तो लो सक्सेस रेट है द ओनली 15% ऑफ इंडिया वेस्ट इज़ प्रोसेस्ड। अब ये ग्राफ अगर आप देखो, इसमें है कि अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड, कितना जनरेट हो रहा है, कितना ट्रीट हो रहा है और कितना डंप हो रहा है। अब पूछा गया है कि लो सक्सेस रेट क्यों है? क्योंकि जो ट्रीटमेंट है वो बहुत कम है। और ऐसा क्यों कम है? कि लेस देन 60% इज़ कलेक्टेड फ्रॉम हाउस होल्ड, मोर देन 60% इज़ कलेक्टेड फ्रॉम हाउस होल्ड, ओनली 15% ऑफ द अर्बन इंडियाज़ वेस्ट इज़ प्रोसेस्ड। तो यही ट्रीटेड वाला सबसे कम है, तो इसका ए ऑप्शन इज सही है। और लेस देन 60% ऑफ वेस्ट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम हाउस होल्ड। ये आपका यहाँ से इस जो पैराग्राफ है उससे ये क्वेश्चन शायद पूछा गया है, नहीं ये नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और लेस देन 60% ऑफ वेस्ट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम हाउस होल्ड, और इस वजह से आपका ये ट्रीट नहीं होता, तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके जितने भी सीबीएसई के द्वारा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दिए हुए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। और ये जो केस बेस्ड स्टडीज़ क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्ज़ाम में। टोटल 10 मार्क्स या 4 3 या 12 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं आपके, जिसके 3 क्वेश्चंस आते हैं आपके 4 मार्क्स के, और उसमें से एक ना एक इसमें से आने के चांसेस होते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इसको आप अच्छे से देख लो, दोस्तों तक भी शेयर कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी एंड ऑल द बेस्ट आपको अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।